जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है मेजर जनरल डॉक्टर रज़ान कोचार साहब। डॉक्टर जनरल साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद चीमा साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर प्रोग्राम। थैंक यू सर। जनरल साहब सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अमेरिका के नए सफ़ीर भारत के अंदर आए हैं। उनको प्रेसिडेंट ट्रम्प के वो बड़े करीब माने जाते हैं, समझे जाते हैं। तो ये बताइएगा उन्होंने आते ही कहा है कि हम इंडिया को पैक्स सिलिका में वेलकम करेंगे, इनवाइट करेंगे। ये ज़रा बताइएगा कि पहले क्यों नहीं डाला गया इंडिया को, एक बात, और अब क्यों डाला जा रहा है इसमें? क्या इसकी वजह ये है कि बताया गया है कि इंडिया को कि भाई अभी हम आपको इतनी हाई प्रायोरिटी पे नहीं रखते, जितना हम पहले प्रायोरिटी में रखते थे कि कोई भी ब्लॉक बनना है, कोई भी चीज़ बननी है तो उसमें इंडिया को ज़रूर शामिल करेंगे। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट जनरल साहब, ये जो इंडिया के, और दूसरी बात है इन सफ़ीर के आने से आपको लगता है कि ताल्लुकात इंडिया और अमेरिका के बेहतर होंगे? धन्यवाद चीमा साहब, आपको याद होगा हमने कुछ हफ्ते पहले इसके ऊपर एक प्रोग्राम किया था और आपने पूछा था मुझे उस टाइम पे कि ये पैक्स सिलिका में इंडिया को बाहर क्यों रखा गया, जब जो इतनी टेक्नोलॉजिकली जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं, हमारा आईसेट है, हमारा कॉम्पैक है, और जो इस टाइप के जो टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स हैं, तो मैंने आपको बोला था कि शुरुआत है ये, और आप देखेंगे कि ये फाइनली इंडिया शामिल हो जाएगा इसमें। एक्चुअली क्या होता है, हर एक चीज़ जब एक नई चीज़ स्टार्ट होती है तो उस टाइम पे उसके ऊपर काफ़ी डेलिब्रेशंस होती है। किस-किस को हिस्सा बनाना चाहिए, किस-किस को नहीं हिस्सा बनाना चाहिए। और उन दिनों आपको याद होगा कि ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं चल रहे थे। भारत और अमेरिका के एक टग ऑफ वॉर चल रहा था, और वो सीज़ फायर का भी एक स्टेटमेंट था ट्रम्प का, जो भारत ने नेगेट किया, और फिर टैरिफ के ऊपर बातचीत चल रही थी, ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हो रहा था। तो मैंने आई थिंक आपके प्रोग्राम में शायद, या कोई और प्रोग्राम में बताया कि ट्रेड एग्रीमेंट ऑलमोस्ट फाइनलाइज़ हो चुका है, एंड विद इन अ मंथ और सो जो हमको उम्मीद है कि उसको ट्रम्प साइन कर देंगे। और दूसरा ये है कि टैरिफ्स की बात हो रही, देखिए अभी आज ट्रम्प की भी स्टेटमेंट अगर आप देखें उस ईरान की, अब वो बोलते हैं कि अगर कोई भी मुल्क ट्रेड करेगा ईरान से, उसके ऊपर 25% टैरिफ लग जाएंगे। तो ये जो वेपनाइजेशन है ना टैरिफ का, ये खाली इसको एक हद तक चलता है। अब जब आप उसको 500% भी आप अनाउंस कर दें कि मैं लगाऊंगा, तो उसके बाद इसका मतलब ट्रेड खत्म है। कोई भी कंट्री बियॉन्ड 25% अगर आप उस पर टैरिफ अपना लगाएंगे, कोई भी कंट्री वर्ल्ड की दो बार सोचे कि आपके साथ ट्रेड करने के लिए, बिकॉज उसमें फिर मार्जिन जो होती है ना, जो आपको इंडस्ट्री की मार्जिन जो होती है, और कॉर्पोरेट्स की जो मार्जिन होती है, वो आपकी खत्म हो जाती है। तो फिर गवर्नमेंट को अपनी तरफ से सब्सिडी अनाउंस करनी पड़ती है, टैक्सेस उस कंपनी के ऊपर कम करने पड़ते हैं कि वो अपने आप को सस्टेन कर पाए। तो मुझे ये जो पैक्स सिलिका का है, ये इसको लग रहा था कि इसको भारत को बाद में इसको लाया जाएगा। और ये जो सर्गेई गौर की जो स्टेटमेंट है, ये बहुत रेलेवेंट है, बिकॉज कई बार हम सोचते हैं कि ट्रम्प एक भाषा में बात करता है, और जो उसके जो एडवाइजर्स हैं या उसकी जो टीम है, वो अलग भाषा में बात करती है। तो आई थिंक ये एक वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी होती है कि एक देश के ऊपर आप जितना प्रेशर डाल सके। देखिए ट्रम्प को मैं ये मानता हूँ कि जब ये टैरिफ का चक्कर शुरू हुआ था और ये ट्रेड डील हुई थी, तो भारत अड़ा हुआ था। इसको काफ़ी एरियाज में हम अपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे एक कॉमन मैन को, और जहाँ पे एक देश की एम्प्लॉयमेंट को झटका लगेगा, हम उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। तो ट्रम्प ने इसको प्रेशराइज़ करने की कोशिश करी, और कुछ हद तक ट्रम्प सक्सेसफुल भी रहा है, क्योंकि हमने अपना जहाँ पे हम लोगों को एक गुंजाइश थी कि हम लीवे दे सकते थे अमेरिका को, हमने दिया है। हम ऑयल के ऊपर हमने दिया। अब आपने
सुना होगा कि ट्रम्प ने ऑफ़र किया है वेनेज़ुएलन ऑयल भारत को कि आप अपना इसको रशिया से कम कीजिए और वेनेज़ुएला से लीजिए। पहले भी हम लेते थे वेनेज़ुएला से, जब वो सैंक्शंस लगे थे उधर उसको वेनेज़ुएला के ऊपर, तो हमने बंद कर दिया था। तो अभी दोबारा से ये चालू हो सकता है और भारत एक बहुत बैलेंसिंग एक्ट में है, बिकॉज़ इसको लेकिन रशिया जल पे नाराज़ नहीं। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, उस पे मैं अगर आप कमेंट करें। अगर ओके। ईरान के ऊपर भी 25% टैरिफ लग गए हैं, तो आप तो ईरान से भी कारोबार करते हैं, तो आपके ऊपर तो 75% आ रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे जल साहब? ये भी तो बड़ा प्रॉब्लम वाली बात है आज भी। देखिए अब ये जो स्ट्रैटेजी है ना ट्रम्प की, मैंने आपको इसको पहले भी बताया था, इट विल नॉट गो टू वर्क, बिकॉज़ एक देश के ऊपर अगर आप 75% लगाओगे तो वो देश आपके साथ ट्रेड क्यों करेगा? तो फिर आप एक ट्रेड एग्रीमेंट पे क्यों जा रहे हैं? आप उसको साइन क्यों कर रहे हैं? तो ये सारे जो एक स्ट्रैटेजी ट्रम्प की मैंने देखा है, और आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि कई स्टेटमेंट्स उनकी कन्फ्लिक्टिंग होती है। तो जो कुछ पहले कुछ बोलते हैं, बाद में कुछ बोलते हैं, फिर वापस चले जाते हैं उस चीज़ के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें मैं वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में देखता हूँ। एक लीडर जो है आज इतनी प्रोमिनेंस पे आ गया। हमने कभी भी एक प्रेज़िडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को इतने प्रोमिनेंस में नहीं देखा था कि रोज़ एक ट्वीट आएगा, रोज़ एक स्टेटमेंट आएगी। अ, बिस्तर के अगर राइट साइड से उठेंगे तो एक स्टेटमेंट आएगी, लेफ्ट साइड से उठेंगे तो एक स्टेटमेंट आएगी। तो इस टाइप की एक आई थिंक इट इज़ बिकमिंग मोर ऑफ अ ह्यूमर इन पॉलिटिक्स, ह्यूमर इन जियोपॉलिटिक्स देन एनीथिंग एल्स। बिल्कुल ठीक हो गया जल साहब, ये तो आपका पॉइंट आ गया कि इंडिया जो है वो। लेकिन जल साहब आपकी जो, मैं जस्ट इसमें एक थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ ईरान वाला क्वेश्चन, कि जो ट्रम्प ने आपके ऊपर ईरान के ऊपर कहा है कि ये चाबहार में चीजें बंद करो, ये टैरिफ ईरान रशिया से भी चीजें करो, तो इंडिया की ऑप्शंस तो बड़ी कर्टेल की जा रही हैं। खित्ते के अंदर भी आप ईरान के साथ तो आपने बड़ी अच्छी भली $400 मिलियन की आई थिंक इन्वेस्टमेंट की थी वहां चाबहार पे। तो वो भी तो एक प्रॉब्लम है कि आप अपने खित्ते में भी इन्वेस्टमेंट कारोबार नहीं कर सकते। चलो हमारा तो ईरान से बॉर्डर है, वो बॉर्डर ट्रेड चलती रहती है, वो आपस में लोकल्स कारोबार करते रहते हैं, वो ईरानी करेंसी में पाकिस्तानी करेंसी में चलता रहता है। लेकिन आपका काम तो थोड़ा बड़ा पेचीदा है, तो इस पे क्या देखते हैं? ये जो अगर आपकी ऊपर जो उन्होंने कहा है कि चाहे बाहर से भी पीछे निकल जाओ, ये भी कोई, और जिस तरह अभी वो ईरान पे प्रेशर डाल रहे हैं और सैंक्शंस और ये सारी चीजें, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? सिर्फ रशिया तो नहीं है, ईरान के फैक्टर को तो डिस्कस नहीं किया जाता, बट दैट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट फॉर, बिकॉज आपने तो तालिबान को इंश्योरेंस दिलाई थी पाकिस्तान से निकलो, तो हम आपको चाबहार में अकोमोडेट करवा देते हैं। अ, इसको ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, आपको एक चीज़ क्लैरिटी के साथ समझनी पड़ेगी कि अगर इस ट्रेड में अगर उसको ईरान के साथ अगर कोई भी कंट्री करती है, उसके ऊपर 20% टैरिफ एडिशनल लगेगा, तो ये सिंगल आउट नहीं है भारत के लिए। इसका इम्पैक्ट ज़रूर भारत पे पड़ेगा अगर ये लगता है तो। पर ये एक आपको सिंगल आउट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज़ इसमें काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो ईरान के साथ ट्रेड करती हैं और ह्यूज वॉल्यूम्स में करती हैं, तो उनके ऊपर भी टैरिफ्स लगेंगे। तो पहली चीज़ ये है। दूसरा है कि ये आपका ये कहना सही है कि चाबहार एक क्रिटिकल पोर्ट है, एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है अफ़गानिस्तान के लिए, बिकॉज़ अगर पाकिस्तान का बॉर्डर बंद हो चुका है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का, तो अ, ये अफ़गानिस्तान को कहाँ से सामान आएगा? और बाय एयर तो इकोनॉमिकल है नहीं। और अगर आप सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के तरफ से भी अगर उसको एक्चुअली पुश करो, तो वो आपको सप्लाई चेन आपका इतना बढ़ जाता है कि इकोनॉमिकली फीज़िबल नहीं उसको रहेगा। किसी भी कंट्री को अगर अफ़गानिस्तान के साथ ट्रेड करना है, तो उस तरीके से तुर्कमेनिस्तान के तरीके से, या वहाँ पोर्ट जो है उसको उसको वहाँ से लेके आने से। तो इसको मुझे ऐसा लगता है कि जो ये चाबहार का अभी ट्रम्प ने इसको 6 महीने के लिए स्थगित कर दिया था, उस टाइम पे उसने विथड्रॉ कर दिया था कि 6 मंथ्स का हम आपको एक टाइम अपना देते हैं,
और 6 मंथ्स के बाद इसको हम फिर रिव्यू करेंगे। तो वो अभी एक 6 मंथ्स की पीरियड आपकी चल ही रही है और चबार के थ्रू ट्रेड हो रहा है और अभी अफ़गानिस्तान में पहुँच रहा है सामान। बट आने वाले वक़्त में ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जैसे आपने बताया, क्योंकि आप एक शिकंजा जो है अपना ईरान के ऊपर कसना चाह रहे हैं और जो ईरान है वो एडमेंट है, बिकॉज़ खोमेनी की भी स्टेटमेंट आज मॉर्निंग की भी है, कल की भी है कि हम इसको अमेरिका से झुकने वाले नहीं है, घुटने नहीं टेकेंगे, हम जवाब देंगे अमेरिका को। और उसके पास एक असिमेट्रिक पावर है ईरान के पास, उनके पास मिसाइल्स भी हैं, उस टाइप की एक नुकसान अमेरिकन एयर बेसिस को वो दे सकते हैं और इज़राइल के ऊपर भी अटैक हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। रशिया ने अपनी एम्बेसी बंद कर दी है इज़राइल में और अपने लोगों को वापस बुला लिया है। तो ये सारी चीज़ें एक जियोपॉलिटिक्स की चर्निंग में देखता हूँ, बट मैं इसको चीमा साहब शॉर्ट टर्म नहीं देखता हूँ। जो ईरान के साथ हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं नहीं गया, बिकॉज़ मैं इसको लॉन्ग टर्म देखता हूँ और इसको लॉन्ग टर्म में अमेरिका और ईरान के बीच में जो अभी कशीदगी है वो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी, बिकॉज़ कोई ना कोई काम ट्रंप करने वाला है। और ट्रंप को, मेरी असेसमेंट है, लोग बोलते हैं कि ट्रंप हमला नहीं करेगा इस टाइप का, वो अपनी तैयारी कर रहा है। अभी कुछ इन्फॉर्मेशन ये भी थी कि पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ हरकत हो रही है, अमेरिकन बॉम्बर प्लेन्स भी जो है ना, उसको यहाँ पे इसको आप अपना उनको कोई बेस वगैरह देंगे, उस पे भी बातचीत मीडिया में हो रही थी। आई डोंट नो हाउ फार इट इज़ करेक्ट, बट जब मैं इस चीज़ को इसको ओवरऑल असेसमेंट करता हूँ, अगर एक पॉसिबिलिटी हम ये देखते हैं कि ईरान में अगर रिजाइम चेंज हो रहा है या होएगा, तो बाद में जो भी रूलर आएगा, ये इन्वेस्टमेंट्स तो आपकी जारी हो जाएंगी, बिकॉज़ ये इन्वेस्टमेंट सेंट्रिक नहीं है ये ऑर्डर, ये एक पर्सनैलिटी सेंट्रिक है। जैसे कि खोमेनी को टारगेट किया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि आपकी जो तकलीफें आज ईरान में है वो आपके लीडर की वजह से, और ये अगर आपका लीडर, अगर आप इसको बदलेंगे तो आपकी तकलीफें ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगी। तो ये एक नैरेटिव इसको दिया जा रहा है ईरान में, और मुझे लग रहा है इसीलिए लोग अभी देखिए, अगर आप इतनी महंगाई इसको बढ़ा देंगे, पानी नहीं होगा पीने के लिए, जॉब्स नहीं होंगे, तो लोग तो आएंगे ही सड़क पे और इसको आपको गालियां भी देंगे, चाहे आप कोई भी लीडर, इस्लामिक अपना लीडर अपने आप को मानते हैं। तो अभी जो ये प्रोटेस्ट है, मुझे लगता है कि इस बार अभी 14-15 दिन से ऊपर हो गया है, अभी इस बार मुझे लगता है दैट इट इज डिफरेंट। जैसे कि हमने इसको पहले 2022 में जब जो इसको कस्टडी में एक्चुअली मारा था मासा को, तो जो उस टाइम पे राइट्स को आईआरजीसी ने कंट्रोल कर लिया था, और इस बार ये आईआरजीसी के दायरे से शायद बाहर जा रहा है। और अब ये बताया जाता है कि तकरीबन 1000 लोग मारे गए ईरान में। ये 500-600 की ऑफिशियल फिगर है, बट जो अनऑफिशियल है इट इज मोर देन 1000। तो जब इस टाइप का आप एक रेवोल्यूशन, मुझे तो 1979 की याद आ रही है, जब शाह ऑफ ईरान को निकाल के जब ये इस्लामिज्म आया था ईरान में, तो एक सिमिलर टाइप की रेवोल्यूशन अभी इसको नजर आ रही है, जिसको फ्यूल कर रहा है सीआईए और मोसाद, दोनों लगे हुए हैं इसको जो और इसको नजरअंजाम करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये जो चाबहार का सिचुएशन है, आई थिंक दिस इज अ टेम्परेरी सेटबैक, इट इज नॉट अ परमानेंट सेटबैक। जल साहब ये बताइएगा, ये जो जर्मन फॉरेन मिनिस्टर आए थे, वो कह रहे हैं कि आईमैक के ऊपर बात हुई, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, आपको लगता है ये आईमैक इज फिजिबल? क्योंकि अमारातियों और सऊदियों की भी आपस में लड़ाई चल रही है,
अमेरिकन्स भी इंटरेस्टेड नहीं हैं, इंडिया के पास वो रिसोर्सेज नहीं है कि वो अकेले ही इसको सिंगल हैंडेडली डेवलप कर सके, और फिर अगर आपको पूरा एक इकोसिस्टम चाहिए, ममालिक की सपोर्ट चाहिए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना है, सारा कुछ होना है। तो ये आईमैक आपने बीआरआई के मुकाबले में कह तो दिया, लेकिन इसकी तो कोई बात ही नहीं 3 सालों से कर रहा। आप ही हर जगह इसको लेके आते हैं, लेकिन कोई इसकी फिजिबिलिटी नहीं है, कोई बात कभी नहीं हुई कंक्रीट में। दूसरा, ये जो जर्मन फॉरेन उनका जो विजिट था, वो बड़ी बातें कर रहे हैं मल्टीलैटरलिज्म की, और आप हमारे बड़े पार्टनर हैं, ये वो कैसे देखते हैं? क्योंकि क्या आपको लगता है ये सारे यूरोपियंस डरे हुए हैं अमेरिका की वजह से और भाग रहे हैं, नई मार्केट्स ढूंढ रहे हैं, नए ताल्लुक बना रहे हैं? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज़ आपका जो क्वेश्चन है वो काफ़ी पैरामीटर्स को एड्रेस कर रहा है। फर्स्ट पैरामीटर आपका जो इस क्वेश्चन एड्रेस कर रहा है आईमैक का, और उसके बाद मैं आऊँगा जर्मनी और नेटो वगैरह के बारे में। इस आईमैक का मैं अभी फिलहाल फ्यूचर नहीं देख रहा हूँ, और मैं क्यों नहीं देख रहा हूँ? बिकॉज़ आईमैक इज़ डिपेंडेंट ऑन स्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया। बिकॉज़ ये पूरा आपका प्रोजेक्ट है, आपका सऊदी अरेबिया से, आपका यूएई से होता हुआ जाएगा। तो जब अगर आपस में रिलेशन अच्छे नहीं है, आपस में ही अगर तालमेल नहीं हो रहा है, और हम देख रहे हैं यमन में क्या हो रहा है, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो इस टाइप की सिचुएशन में भारत ने भी जो अभी एक रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट सऊदी अरेबिया में सैंक्शन हो गया आईमैक को आगे ले जाने के लिए, उसपे काम स्टार्ट भी हो चुका है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि 3 साल से वो जो काम स्टार्ट नहीं हुआ, उसमें स्लो पेस पे हो रहा है। जिस तरीके से होना चाहिए था, हम समझ रहे थे कि जैसे अनाउंसमेंट हुई थी G20 में, जब इंडिया में हुई थी G20 मीटिंग, तो उस टाइम पे आईमैक की अनाउंसमेंट हुई थी। उस टाइम पे यूएस भी बहुत इंटरेस्टेड था। अब यूएस का भी इसको मुझे लगता है कि उसका जो इसका रुझान है इसमें कम होता जा रहा है, बिकॉज़ वो उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है अभी। तो आई थिंक एक अगर मैं 1 ईयर का होराइज़न देखता हूँ, मैं इसको 1 ईयर से ज़्यादा नहीं बात करना चाहता। फ इन इन द नेक्स्ट 1 ईयर होराइज़न, आई डोंट सी एनी प्रोग्रेस इन आईमैक। जो भी स्टेटमेंट्स आए, किसी के भी आए, देयर हैज़ टू बी बेस्ड ऑन ग्राउंड रियलिटी। ग्राउंड रियलिटी जो आज है, मैं उसमें नहीं देखता आईमैक अभी आगे बढ़ता हुआ। दूसरा है कि जैसे कि आपने इसका ज़िक्र किया कि जर्मनी, अब क्या हो गया है कि, एंड आई एम मेकिंग अ टॉल स्टेटमेंट, आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी राइट, नेटो का फ्यूचर अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा है एज लॉन्ग एज डोनाल्ड ट्रंप इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। इसको क्यों मैं ये बोल रहा हूँ? बिकॉज जिस टाइप की स्टेटमेंट्स ट्रम्प की आ रही हैं, और जिस टाइप से वो अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं नेटो से। अब देखिए, अब ट्रम्प ने 1 साल पहले अनाउंस किया था कि जितनी भी नेटो कंट्रीज हैं उनको अपना डिफेंस ये एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए, एटलीस्ट 5% ऑफ द जीडीपी। इसका ये मतलब था कि जो एक अम्ब्रेला, एक डिफेंस अम्ब्रेला, जो एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला जो यूनाइटेड स्टेट्स नेटो को दे रहा था, और उसमें काफी पैसे खर्च कर रहा था, वो बार बार ट्रम्प बोलता है कि इट्स अ वन साइडेड अफेयर। इसका मतलब है कि इसको अमेरिका तो दे रहा है, पर ये लोग हमको क्या दे रहे हैं इन रिटर्न। तो अभी वो एक ट्रांजैक्शन में आ गया है, एंड वी ऑल नो दैट वी एक्चुअली कॉल हिम अ ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट। तो अभी वो चाह रहा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और 380 ट्रिलियन डॉलर्स का लोन है अमेरिका के ऊपर। तो वो समझता है कि ये जो पैसा है, मैं इसको कहाँ से कम करूं, कहाँ से मैं इसको बाहर। अभी आपने देखा होगा 66 ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका विड्रॉ कर रहा है, उसमें 31 यूएनओ की ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अमेरिका इतनी फंडिंग देता है। अब वो अपने इसको पैसा नहीं खर्च करना चाहता ग्रीन एनर्जी के ऊपर, ऐसी ऐसी चीजों के ऊपर। तो जो मैं इसकी सोच देख रहा हूँ आज की डेट में, अमेरिका की सोच, इसीलिए जर्मनी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, ये सारे टेंशन में आ चुके हैं। बिकॉज अब वो
समझते हैं कि अब जो हमको डिफेंस कोऑपरेशन की भी ज़रूरत है। दूसरे देशों के साथ हाथ अपना इसको मिलाने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, मैन पावर की ज़रूरत है और मार्केट की ज़रूरत है। एक अच्छी बड़ी मार्केट, इसीलिए अब आपने देखा कि इसको ग्रेट ब्रिटेन भी इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है। यूरोपियन यूनियन का जो इतने सालों से जो ये ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अब वो उसको एक पुश मिली है। और अभी जर्मनी, नॉर्मली अगर आप इसको ये इसका अनुमान लगाएं कि जब भी जर्मन चांसलर का एक एशिया में विजिट होता था, वो या तो जापान जाता था या तो और किसी कंट्री में जाता, इंडिया में नहीं आता था। तो अब आई थिंक वो इसको इंडिया को अहमियत इसलिए दे रहा है बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल बेस इंडिया हैज, द वर्ल्ड मार्केट डोमिनेशन इंडिया हैज। और एक जॉइंट वेंचर की बात हो रही है मैजिगॉन डॉक के साथ, शिप बिल्डिंग की बात हो रही है, नेवल कॉपरेशन की बात हो रही है, कन्वेंशनल सबमरीन्स की बात हो रही है, बिकॉज ये जो जर्मनी का खास जो एक्सपर्टीज वो है प्रिसिशन इंजीनियरिंग में। और आप जानते हैं ऑटोमोबाइल्स में और आपका एयरक्राफ्ट में भी आपका एयरबस एंड ऑल दीज थिंग्स, दे आर ऑल जर्मन कंपनीज। तो मुझे लगता है कि अभी जो सेमीकंडक्टर्स की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात, क्रिटिकल मिनरल्स की बात हो रही है, तो ये बहुत सारे क्षेत्र हैं जो इसमें विजिट में इसको डिस्कस हुए हैं। और एक लास्ट पॉइंट मेरा है कि एक पिन प्रिक हुआ है कि सिक्योरिटी काउंसिल में भी बदलाव लाने की जरूरत है। इसका मतलब कि अब जर्मनी भी पिच कर रहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल में जो इस टाइप का सिक्योरिटी काउंसिल बना हुआ है आज की डेट में, वो और एक वीटो पावर की बात हो रही है, उस वीटो पावर को भी निकाला जाए। और एक यूएन को अगर हमने रेलेवेंट करना है तो आई थिंक जर्मनी कैन प्ले अ वेरी बिग रोल along with India and Brazil and other Japan and other EU countries who want a greater say in world geopolitics today, because unfortunately वही 5 कंट्री जो उस टाइम 1945 में बनी थी, अभी वो उनकी अभी स्टेट नहीं है, इकोनॉमिक स्टेट भी नहीं है कि वो डिक्टेट कर सके वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स को। तो मुझे लग रहा है ये सारे बदलाव टाइम से आएंगे, बट आएंगे जरूर। लेकिन जल साहब, आपको लगता है कि सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म हो सकती है, इंडिया को अलाउ किया जाएगा, वो कभी परमानेंट मेंबर हो सकता है? कैसे चाइना और अमेरिका करेंगे? क्योंकि इंडिया जो है वो जिस अंदाज से अपने आप को लेके चलना चाहता है, मुझे लगता नहीं है उसकी दोस्तियां ज्यादा होंगी। मुझे लगता है उसके लिए चैलेंज ज्यादा है, भले चाइना है, अमेरिका है। तो आपको लगता है कि आप देखते हैं कि ये सिक्योरिटी काउंसिल पे आप बात तो बहुत करते हैं, लेकिन आप ब्रिक्स को प्रमोट कर रहे हैं, अमेरिकन कहते हैं कि आप ब्रिक्स का नाम भी ना लें। तो ये चीज जो है, ये द मोर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर या द मोर ग्रेट पावर्स आर डिवाइडेड, आप लोगों को एंट्री कैसे मिलेगी? ये एंट्री तो हमको जरूर मिलेगी, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। Today we are the ओके। fourth largest economy in the world. Slowly will become the third largest. It will happen, but it is not going to happen in a jiffy. जैसे कि अभी, because there are obstacles, as you rightly said, China, USA. But the time may come that we may find a churning of the world geopolitics, जिसमें इंडिया और चाइना और रशिया can come together. RIC की भी हम बात सुनते हैं that it can form a kind of alliance as a counter to the other Western powers. So ये world geopolitics में जो मैं जो पढ़ता हूँ, जो मेरी जो understanding है, it's a dynamic kind of a situation. It can never remain the same. And therefore इसको मुझे लगता है कि a time for change has come and people are realizing it, and sooner the better, because आप यूएन में इतना पैसा खर्च कर रहे हो, आप उसको फंड कर रहे हो, उसकी पीस कीपिंग ऑपरेशन में पाकिस्तान की आर्मी भी जाती है,
हमारी इंडियन आर्मी भी जाती है, तो उसका फ़ायदा क्या है फिर? आप जब पीस एनफोर्समेंट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट नहीं कर पाएँगे, देन व्हाई have the organization, close that organization, United Nations, have your regional organizations there. तो ये debates चल रहे हैं, and so let us see what will be the outcome of these debates. बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच मेजर जनरल रजान कोचार साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त हाँ। और टाइम के लिए।